आता हूँ आउटडोर में। पहली चीज़, हम लोग दवा पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब बुक से पढ़ा, रिपॉजिटरी से पढ़ा। पहले प्रश्न में तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमने मटीरिया मेडिका उठाई, उसको पढ़ा और उसमें लाइन्स हमारे दिमाग में जो हमें अजीब लगा वो हमने याद कर लिया या इसलिए याद कर लिया कि एग्ज़ाम में देना था। तो जीवन भर वो आपको कभी दिखता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं या बहुत कम लोगों के साथ ये घटना शायद घटती है कि वो जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसको अ, रियलिटी से किसी भी तरह से रिलेट कर सकते। पढ़ना, एक फैक्ट को पढ़ना और एक फैक्ट को डालना। अब इसका नतीजा क्या होता है? जैसे हीपर सेल्फ है। अल्टीमेटली आप मटीरियल पढ़ रहे होगे जब कॉलेज में या अकेले में बिना इमेजिन किए, बिना रेशनली इमेजिन किए, तो आपको यही लगेगा कि हीपर सेल्फ है। अंततः लोगों के दिमाग में कॉलेज छोड़ने के बाद प्रैक्टिस करते-करते एक इंप्रेशन रह जाता है कि हीपर सेल्फ सपुरेशन की तरह है। और अगर थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करते हैं लोग, तो इतना बोल देते हैं कि चलो रेडनेस होगी, तो फोड़ेपन-सी में देना है, सपुरेशन में देना है और ठंडा उसको बहुत ज़्यादा लगता है। बस ये 2 इंप्रेशंस के बाद लोग ज़्यादा कैरी नहीं करते। अब अभी हम लोगों ने क्या सुना, 2 लोगों ने बोला चीनी इम्पल्सिव चलो ओवर सेंसिटिव टू डिफरेंट थिंग्स, टच एंड पेन वगैरह और सपोरेटिव। आप में से किसी ने अगर कभी हिपरसेल्फ का प्रिस्क्रिप्शन कहीं होते हुए देखा हो या किया हो सक्सेसफुली, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो ज़्यादा जेन्युइन हो। आप उस केस को थ्री डायमेंशनली हमेशा याद रखोगे। पंगा यही होता है, मैं यहाँ पढ़ा करके कुछ आपको नई चीज़ नहीं देने वाला हूँ। सब कुछ आपके पास किताबों में है, किताबें सबको अवेलेबल है, सब पढ़ सकता है। प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे एक शब्द है इसमें इम्पल्सिवनेस, ठीक है? मैं भी आता हूँ हिपरसेल्फ पे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक लाइन से। इम्पल्सिवनेस एक शब्द है। हिपरसेल्फ में अगर स्टार्टिंग से शुरू करूँ, तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने उनको एक जगह लिखा हुआ है, एक स्लाइड में, उसको आप मैं ओपन कर रहा हूँ, उसको देखिए और आपको जनरल आइडिया समझ में आएगा। और ये है एक जनरल आइडिया हिपरसेल्फ के लिए। ये 4 चीज़ें, टॉप पे तो नाम है दवा का, हिपरसेल्फ को लेकर ये 4 चीज़ें। एक आपने बोला ओवर सेंसिटिव है, इसमें आप ओवर सेंसिटिव तो इग्नाशिया भी है, ओवर सेंसिटिव टू स्ट्रामोनियम भी है, बेलाडोना भी है, वेरेट्रम भी है, सारे स्नेक्स भी हैं, सारे स्पाइडर भी हैं। तो हीपर की ओवर सेंसिटिविटी का फ्लेवर क्या है? आप जब एक शब्द बोलते हैं डेफिनेटली वो सही है, पर वो एक जनरल है, ओवर सेंसिटिव। अब उसके टाइप को डिफाइन करना आपके दिमाग में बहुत सारी ओवर सेंसिटिव रेमेडीज में से हीपर को एक अलग आइडेंटिटी दे। और वो आइडेंटिटी सिर्फ शब्दों में ना हो, दूसरा प्रयास मेरा ये होगा कि वो आइडेंटिटी कहीं न कहीं आपको दिखे, दिखनी शुरू हो पेशेंट्स में, लोगों में, तब आप सफल हैं। अदरवाइज़ आपके लिए वो सिर्फ़ एक हिस्ट्री के पेज पे जैसे पढ़ता है ना आदमी, जिससे कभी मिला नहीं है, अकबर थे। ये 4 लोग बताते हैं अकबर ऐसे थे, अकबर ऐसे थे, अकबर वैसे थे और वो कन्फ्यूज़ रहता है। पीपल सेल्फ, ओवर सेंसिटिव अ, किस लिहाज से? अभी इसको हम लोग बात करते हैं। आप एक एक ऐसे पर्सन को इमेजिन करो, जिसकी ओवर सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, आप एक ऐसे पर्सन को इमेजिन करो जो अपनी सराउंडिंग में घटने वाली हर छोटी से छोटी चेंज को लेकर के अफ़ेक्ट होता हो, पहली चीज़। और उस छोटे से छोटे चेंज को लेकर वो फिज़िकली भी अफ़ेक्ट होता हो, मेंटली भी अफ़ेक्ट होता हो। दूसरे के बाद तीसरी चीज़, हीपर सेल्फ एक ऐसा पर्सन जो ओवर सेंसिटिव है और वो जो छोटी-सी छोटी चीज़ है वो क्या हो सकती है? फिज़िकली अलग चीज़ें होंगी, मेंटली अलग चीज़ें होंगी। कुछ भी ऐसा जो उसको अ, पहली बात तो हर चीज़ उसको अफ़ेक्ट करती है और उन चीज़ों को लेकर वो सिर्फ़ अफ़ेक्ट नहीं होता, इंटॉलरेंट होता है। मतलब अफ़ेक्ट तो स्टेफिस एग्रिया भी होता है, अफ़ेक्ट तो एम्ब्रावीसिया भी होता है, सीपिया भी होती है। अगर सीपिया अगर अफ़ेक्ट हो रही है, ओवर सेंसिटिव है, तो उसके अंदर वो इंटॉलरेंस नहीं है। हीपर सेल्फ के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं फ्रेट। हीपर सेल्फ के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं फ्रेट, अभी मैं उसको लाऊँगा।
ईपर सेल के चारों ओर अगर कुछ भी घटेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे अगर रेमेडी है, तो उस चीज को लेकर वो सिर्फ अफेक्ट नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा रिपल्सिव हो, इरिटेट होगा। वो चाहेगा किसी तरह ये चीज जिसके संपर्क में मैं आया हूं, इसको किसी तरह खुद से दूर करूं। इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट इस हद तक होगा कि उसका अपना कंपोजर, अपने आप को स्थिर रखने की क्षमता जाने लगे। एंड एक शब्द आता है ओवरवेल्म, ओवरवेल्म हो जाना उस चीज से। लाइक अगर एक आवाज आ रही है फिजिकल लेवल पर, अगर कीपर सर को एक स्टिमुलस है, मान लो नॉइस, ओवर सेंसिटिव टू नॉइस एक रूब्रिक है, तो नॉइस अगर आपके सर के ऊपर भांगड़ा हो रहा हो और ड्रम बज रहा हो तो कोई भी परेशान होगा। अब आपके कमरे में एक बच्चा बोल रहा है, पिता सोना चाहता है, चलो उससे इरिटेट होगा, मान सकते हैं थका हुआ है, यहाँ तक भी चलता है। आपके कमरे में कोई भी चीज खिसकाई गई, घड़ी का कांटा भी अंधेरे में टक टक हो रहा है, वो उससे भी परेशान है। इतना परेशान है तो घड़ी की वो निकाल देगा बैटरी, मोस्टली यही करेगा, घड़ी तोड़ भी सकता है। ओवरवेल्म, और इतना ओवरवेल्म, इतना ओवर सेंसिटिव, इतना इंटॉलरेंट कि किसी भी चीज से प्रभावित होने के लिए वो हमेशा वल्नरेबल है। ये चार शब्द आपको हीपर सेल की गहराई बताते हैं। दे आर नॉट जस्ट ओवर सेंसिटिव, but they are intolerant for every stimulus, so much intolerant and so much oversensitive, they become overwhelmed, इतने ओवरवेल्म कि अपना मेंटल कंपोजर खोने लगे। और फिर चौथी चीज आती है वल्नरेबल। वल्नरेबल इन द सेंस कि कुछ भी अगर है, हो रहा है चारों ओर, तो वो उस चीज से प्रभावित होने के लिए पूरी तरह, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज कैरी करते हैं। अब मैं इन लाइनों को अलग अलग तरीके से ईपर सेल्फ में कहाँ कहाँ मिलता है ये दिखाता हूँ। ईपर सेल्फ में एक चीज आप कह सकते हैं कि a feeling as if nerves are exposed, feeling as if nerves are exposed, ये शब्द सबसे सटीक है hypersal के लिए। ये एक जनरल सिम्टम है, और ये जनरल सिम्टम उसका आपके लिए आत्मा है उसकी। ये शारीरिक रूप से भी है और मानसिक रूप से भी। एक वर्ड इसके लिए मैं यूज करूंगा, ऑन द एज, फ्रेट। ये शब्द मैंने पहले कैलकेरिया हॉर्स के लिए यूज किया है, जिंकम पढ़ाते वक्त यूज किया है, अगर किसी ने पढ़ी थी तो। काली रोम में ये स्थिति आती है, ऑन द एज, बिल्कुल बिल्कुल टाइटनेस की इंतहा, कि अब हल्का सा भी हवा भी चलेगी तो वाइब्रेट करेंगे। मतलब दे आर, सिंकम इज ऑल्सो वल्नरेबल फॉर चेंजेस। ये मैंने एक गूगल का जो इमेजेस है उसको क्लिक करके इसमें डाल दिया है फ्रेड। फ्रेड का मीनिंग देखिए, उन्होंने लिखा है किसी भी विषय में चिंतित या दुखी होना। बेस्ट इसका एग्जाम्पल जो नाउन में लिखते हैं, वो लिखते हैं जैसे गिटार का जो आगे का सकरा भाग है उस पर जो छड़ लगी होती है, इस पे सिर्फ उंगली रखिए और वो म्यूजिक निकलेगा, चेंज होगा। द लीस्ट टच कैन प्रोड्यूस नॉइज और रिएक्शन। करेक्ट, बहुत ही टॉर्सन वाली स्टेट, ट्विस्टेड स्टेट, एकदम खींची हुई स्टेट, जहां पर अब आप हर छोटी सी चीज भी अगर उसमें टच करेगी तो रिएक्शन आएगा। एक पूरी तरह भरा हुआ पानी का ग्लास, जो अब अगला ड्रॉप पड़ा तो फट जाएगा, एकदम फुल्ली स्ट्रेच्ड, अबाउट टू रिएक्ट, इज करेक्ट। अब यहाँ पर आता है, देखिए मैं कुछ देख रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है तो मैं कोट कर देता हूँ। फीलिंग एज इफ नर्व्स आर एक्सपोज्ड। अगर आप देखें नर्व्स कब एक्सपोज होती हैं, अगर आपको अब्रेजन हो, कट जाए, छिल जाए। और जितने भी हीपर के पेन हैं उनके दो नेचर, एक है स्टिचिंग पेन, स्प्लिंटर लाइक पेन, और दूसरा एक बहुत जबरदस्त सिम्टम है, वो है रॉ पेन, रॉनेस, सेंसेशन ऑफ रॉनेस। रॉनेस आपको मिलेगी कॉस्टिकम, जो +4 में पाई जाती है रॉनेस। रॉ का मतलब होता है छिला हुआ। हीपर में जैसे हम कहते हैं ना, स्प्लिंटर लाइक प्लेइंग थ्रोट में, एज इफ समबडी हैज अब्रेडेड कट, जो आमतौर पे वायरल के फर्स्ट डे में लोगों को होता है, वो एक्सट्रीम सीवियरिटी में हो कि आप सांस भी ना खींच पाए, तो हीपर होने की संभावना है। उसको एयर का भी कंटैक्ट नहीं बर्दाश्त होगा, swallowing डिफिकल्ट हो। देखिए कहते हैं रॉ सेंसेशन, रॉ पेन, दैट रॉनेस, दैट एक्सपोजनेस, एज इफ एक्सपोज, ये मेंटली भी है और फिजिकली। दे आर टू टची, टची।
अभी तक मैंने जितना बोला है, जितना इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आप इसको रिलेट करो इसके जैसी और कौन-सी रेमेडीज़ हैं मटीरिया मेडिका में, तो मैं उसको ज़रा डिफरेंशियल में डीडी में डाल देता हूँ। जितना अभी तक आपने पढ़ा, इस हद तक इरैटेबिलिटी और इस हद तक एंगर, रिपल्सिवनेस नक्स वोमिका में। बहुत बार जब आप नक्स वोमिका फील कर रहे हो और ये महसूस करें कि पेशेंट नक्स की तुलना में कम कंपोज्ड है और रिलेटिवली रिएक्टिव और कुछ फिजिकल्स मैच कर रहे हैं, तो आप हिपरसेल्फ सोच सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके सिमिलर है, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो हिपरसेल्फ के सिमिलर है। किन मामलों में? एक नर्वस रेमेडी, ओवर सेंसिटिव रेमेडी एंड अबाउट टू रिएक्ट। किसी भी नई परिस्थिति को अगर उनको दे दिया जाए तो उसको वो संभाल नहीं सकते, वो इतने इतने तने हुए, इतने खिंचे हुए। अर्जेंटम इज लाइक इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस। एनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, anything new, any new pressure, either physical or mental, they cannot take. और डिफरेंस ये है कि अर्जेंटम अपनी परफॉर्मेंस और नर्वसनेस से मरता है और हीपर सेल्फ इज मोर इन अ स्टेट ऑफ एंगर एंड टॉर्चर्ड अबाउट टू रिएक्ट। तो आप फ्रेटफुलनेस अर्जेंटम की ले लीजिए और रिएक्टिवनेस नक्स से ज्यादा। नक्स रिलेटिवली कंपोज है, इसीलिए अपने एम्बिशंस को पूरा करता है, और हीपर सेल्फ इज मोर वायलेंट। जो शब्द यूज किया गया ना, इम्पल्सिव, अभी एक बिटिया ने शुरू में बोला इम्पल्सिव। दैट इम्पल्सिवनेस क्या होती है कि मन में एक ख्याल आया और आप उसे एग्जीक्यूट करने से रोक नहीं पाए। आई जस्ट थॉट आई शुड डू दिस। इतना गुस्सा आता है ना, मन में से थप्पड़ मार दू। तो सपोज ये ख्याल किसी को आता है, वो एंग्री है वगैरह वगैरह, इमोशंस उसकी अच्छी हैं, मगर इंटेलेक्ट एक बैरियर की तरीके से उन ख्यालों को रियलिटी में, एक्शन में परिवर्तित होने से रोक रहा है। ये जो इंटेलेक्ट का बैरियर है, ये हटा दीजिए, कम कर दीजिए, नक्स में ये अच्छा होता है। और सेम इरेटेबिलिटी को रखिए जो अब ओपन अप होके बाहर आने को तैयार है। दैट इज मोर ही पर्सन, प्रोवाइडेड बाकी सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मैं मेंटल इमोशनल इमेज दे रहा हूँ, ये चीजें मैच करती हैं। सो एनी प्रेशर, आइदर फिजिकल और मेंटल, सिक टच डाइवर्जन, टॉक डाइवर्जन, इन चीजों को लेकर के, और किसी भी तरह का प्रेशर, वर्क प्रेशर या कोई भी कांटेक्ट, चाहे मेंटली हो चाहे कैसा भी। मैं इसके भी एग्जांपल्स दूंगा कि मेंटली कोई प्रेशर कैसे लेंगे आप ई पर्सन पर। सी, दे कैन नॉट बियर पेन, दे कैन नॉट बियर एनी एनीथिंग इन द सराउंडिंग विच अफेक्ट्स देम, विच टचेस देम, जो उनके अंदर किसी भी तरह से नर्व में पोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है। बस उनको वो बर्दाश्त नहीं है, कंडक्ट नहीं कर सकते, न्यूरोलॉजिकली एकदम फुल्ली एक्साइटेड, इतना कि अगर पेन हो तो दे कैन फेंट। आइदर पेन हो तो कन्वर्जेंस हो सकता है। रूब्रिक है माइंड में अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम पेन, ये हीपर सेल्फ में है। हीपर सेल्फ आपको एलिमेंट फ्रॉम इंजरीज में मिलता है। एक तरफ आप पढ़ेंगे आर्निका एलिमेंट फ्रॉम इंजरीज में, एक तरफ आप पढ़ेंगे नेट्रम सेल्फ एलिमेंट फ्रॉम इंजरीज में। सबके रीजंस अलग हैं। आर्निका में आप पढ़ेंगे कि चलो ब्लीडिंग हो गई, हेमाटोमा बन गया, पॉसिबिलिटीज हैं। नेट्रम सेल्फ है का डिफरेंट सिनेरियो है इंजरी को लेकर के, कि वो कैसा शॉक डेवलप करता है। इसमें हेमाटोमास नहीं है, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्टिल लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ इंजरीज। हाइपेरिकम आप पढ़ते हैं नर्व इंजरीज में, उसमें भी आपको वो सेंसिटिवनेस हीपर जैसी मिल सकती है और इंजरीज के बाद एलिमेंट आ सकते हैं। मगर हीपर सेल्फ इंजरीज के एलिमेंट में इसलिए है बिकॉज उनको, जिनको हवा का चलना नहीं बर्दाश्त, किसी की मौजूदगी नहीं बर्दाश्त, इतने सेंसिटिव है कि एक पेन देने वाली चीज, नीडल दिख जाए, दे आर टेरिफाइड। आपने पढ़ा होगा फियर ऑफ पेन्स, फियर ऑफ पॉइंटेड थिंग्स, फियर ऑफ सीइंग ब्लड, एनीथिंग दैट evokes the sense of pain, they cannot take it। तो ऐसे आदमी को इंजरी हो जाए तो फिर वही बात है, अब इंजरी हो जाए तो उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है।
अब आप इसको ऐसे लेंगे कि इंजरी, ओवर सेंसिटिव एंड नर्वस सिस्टम, 3 चीज़ें जोड़ लीजिए। आपको लगेगा आप सिकुटा पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ इंजरी एंड कन्वर्जेंस, एलिमेंट ऑफ इंजरी एंड कन्वर्जेंस एंड स्पाज़म। हीपर सेल्फ मैंने एक मटीरियल में पढ़ी थी, बर्थ के टाइम अगर लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड हो और उसके बाद आफ्टर बर्थ बच्चे को स्पाज़म्स हो, कन्वर्जेंस हो, इसको भी लिया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, डिफिकल्ट लेबर या लेबर के टाइम अगर हेमाटोमा डेवलप हुआ और मुश्किल से बच्चा हुआ, उसके बाद कन्वर्जेंस है, और आप अगर उसमें और साइंस पाते हैं तो आपको बहुत कुछ करना नहीं है। मे बी पूरी प्रेगनेंसी लास्ट तक सही रही हो, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन मदर का या तो डायलेट ना हुआ हो सर्विक्स या व्हाटएवर, लाई डिफरेंट हो, हाउएवर, या उनको मैनुअली रोटेट करना पड़ा हो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में। ऐसे में अगर इंजरी के बाद के सारे एलिमेंट्स हैं तो हीपरसेल्फ कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ट्रिस्मस, ट्रिस्मस लॉक जॉ, बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस जो मैंने हीपर में मेंशन किए, सेम सिचुएशंस में अगर ये आ रहा है तो भी आप सोच सकते हैं, तो भी आप सोच सकते हैं हीपर से। जरूरी नहीं है कि आपको अ, वही मिले जो आप जानते हैं। बहुत सी चीजें आप नहीं जानते, और जब तक आप उसको इमेजिन नहीं करते, पढ़ते नहीं, आपको उसको थ्री डायमेंशनली रिलेट करना नहीं आता, वो आपके लिए शेयर एक पेज है जो आपकी किताब में बने, उसे आप कभी यूज नहीं कर सकते। हीपर सेल्फ भूल जाइए कि सिर्फ सर्दी जुकाम में दी जाती है, ये सिर्फ पढ़ो, आप बहुत जगहों पर यूज कर सकते हैं। अभी हीपर सेल्फ मैंने लगभग आपको 40% उसका कोर बताया है, 50-60% बाकी है, मैं उसको भी लेता हूँ। अब देखिए सेंसिटिविटी, हीपर सेल्फ सेंसिटिविटी। जैसे अब मेरी इस बात को याद कीजिएगा जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि ओवरवेल वाला पार्ट था, ओवर सेंसिटिव पार्ट था। सी सेंसिटिविटीज ऑफ हीपर सेल्फ व्हेन हियरिंग ऑफ क्रुएल्टीज, somebody who is abusive, aggressive, throws things, breaks things, इवन इसमें भी दिया गया है कि इतना रिएक्टिव है, इंटेलेक्ट रोक नहीं पाता इमीडिएट आए हुए इम्पल्सेस को। उसमें यहाँ तक के इम्पल्सेस हैं कि जिस पल गुस्सा आया दिल करेगा कि बस मार ही दे। एक एक इसकी इंतहा एक फॉर्म में लिखी गई है रिपर्टरी में, डिजायर टू थ्रो चाइल्ड इन फायर, मेरे ख्याल से सीपिया और हीपर सेल्फ। अब जहाँ सीपिया इसमें इंडिफरेंस की वजह से कि वो खुद को पीते पीते इस हद तक पहुंचती है, मगर उसमें वो वायलेंस नहीं हुआ। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मेथड है उसको एक्सप्लेन करने का कि कैसी मानसिक अवस्था होगी। हीपर सेल्फ आउट ऑफ impulsive anger for a while they can feel to stab somebody, or this much intolerant they are. Actually they are not intolerant, they are totally in a state जहां पर नर्वस एक्साइटेबिलिटी अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है। नाउ आपको लगेगा कि एक छोटी सी बात है, मगर वो सब कुछ सह के जिस स्थिति में आदमी आता है टूटने की कगार पर, वो वहां होते हैं। किसी भी चीज से ज्यादा संपर्क नहीं चाहते, क्योंकि संपर्क होगा तो स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस होगा तो मैं बर्स्ट आउट करूंगा। इसीलिए एक रीजन है कि कीपर सब आपको हर जगह हरीड में मिलता है। इनके सारे एक्शंस हरीड है, स्पीच हरीड है, खाना हरीड है, वॉकिंग हरीड है, everything is hurried, and hurriedness is again to avoid any contact with any stimulus. कीपर सेल्फ आपको एक और जगह मिलेगा। सी इसमें सेंसिटिव में देखिए, क्रुएल्टीज व्हेन हियरिंग ऑफ, बिकॉज वो पल भर के लिए जो इंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्सटर्नल इंप्रेशन दे कैन नॉट टेक, उसमें क्रुएल्टी भी एक इंप्रेशन है। सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, सेंसिटिव टू सेंसुअल इंप्रेशंस, क्योंकि वो सिंपली सेंसुअल इंप्रेशन नहीं होगा, वो उनके लिए प्लैटिना जैसा ऑर्गेजम प्रोड्यूस कर देगा, जो कि बहुत पेनफुल है। सेंसिटिव टू टच, जरूरी नहीं है आप उसको काली के पर्सपेक्टिव में देखें, यहाँ पेनफुल सेंसिटिविटी है। अब आपको मैं एक रूब्रिक बताता हूँ, आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। मैं पूछूंगा, एक रूब्रिक है, कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। शायद लोगों ने इसे सुना हो या पढ़ा हो। इसमें कौन सी मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन है? एम्ब्राजेसिया।
नेट्रोम्यूल है ना। ये देखो मैं एक रूब्रिक खोल रहा हूँ, रूब्रिक है ब्लैडर रिटेंशन ऑफ यूरिन अनेबल टू पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ कंपनी नेट्रोम्यूल एम्ब्राग्रीसिया। जिसके आगे चलोगे ना ईपर सल्फेट, ये मैं कर्सर चला रहा हूँ यहाँ पे, ईपर सल्फेट। इसके मैं कुछ और रूब्रिक दिखाता हूँ। कंपनी एवर्जन टू स्ट्रेंजर प्रेजेंस ऑफ एवर्जन सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ पीपल। और एक रूब्रिक और है ये, कंपनी एवर्जन टू स्ट्रेंजर्स, एवर्जन टू मतलब यूरिनेट नहीं कर सकते अगर वहां पर लोग मौजूद हैं। और उसमें तीन ही रेमेडीज मेंशन है इस रूब्रिक में, यहाँ पर दूसरी रिपोर्टरी में, नेट्रम, एमरा एंड हीपर। आप देखो इसमें मजा क्या होता है। अगर आपने नेट्रम पढ़ी है इस रूब्रिक और आपने इस रूब्रिक में एमरा पढ़ी, तो आप जैसे हीपर देखोगे आप कहोगे यार लगता है हीपर भी एम्बैरेस होता है, और आपको उसका थ्री डायमेंशनल पिक्चर नहीं पता। और यहाँ सीन क्या है, अब आपको समझ में आया ऐसा क्यों है। क्योंकि इनको इन जनरल भी प्रेजेंस नहीं मौजूद है, नहीं पसंद है, नहीं बर्दाश्त है। और उसमें भी जिसको नॉर्मली बर्दाश्त नहीं है, इज अवॉइडिंग यूरिन एंड समबडी इज प्रेजेंट। तो लगभग हर दूसरा व्यक्ति थोड़ा तो कॉन्शियस होता है इस चीज को लेकर के। एवरी अदर पर्सन इज समहाउ कॉन्शियस इफ ही इज अवॉइडिंग यूरिन हु इज इन द सराउंडिंग। है ना। अगर वो व्यक्ति हीपर सेल्फ है, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि वो ओवर सेंसिटिविटी, पेनफुल ओवर सेंसिटिविटी, वो सिर्फ सिर्फ जख्म या सिर्फ गले के लिए नहीं है, वो कितना डीपली रूटेड है कि वो व्यक्ति लोगों के सामने किसी की प्रेजेंस में वॉशरूम नहीं जा सकता। नेट्रम्यूल का रीजन डिफरेंट है, एम्ब्रा का डिफरेंट है, और हीबरसल का डिफरेंट। अब आप एक रेमेडी अगर एक रूब्रिक में पढ़ते, एक रूब्रिक अगर पढ़ते हैं उसमें रेमेडीज देखते हैं, जिस दिन आपको ये समझ में आने लगा कि इसमें ये दवा किस कारण से और किस फ्लेवर से है, आपको मिनट नहीं लगेगा डिफ्रेंशिएट करने। अभी मैंने बहुत पहले एक क्लास में यहाँ पर एक केस का रेफरेंस दिया था, एक पिट्यूटरी हेमाटोमा का केस था मेरा, जिसमें एक 3 साल की लड़की को मेंसेस हो रहे, 2.5 से 3 साल की एज में उसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और सारे टेस्ट कराते गए पहले गायनी वगैरह के, फिर पीजीआई गए, पीजीआई में उसका स्कैन हुआ और निकल के आया कि एक बहुत रेयर डिजीज है पिट्यूटरी हेमाटोमा। वो ऐसे स्थान पे है कि उसको वक्त से पहले सारे हार्मोन्स आने लगे। नतीजा ये था कि उसको 3 इयर्स में प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आने लगा। मेरे पास उसका एक्सरे रखा हुआ है, जो कि 2.5 से 3 साल की एज में हुआ है, जो कि लिखा गया है कि ये 6 साल के बच्चे का है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। अब जब उसका मैं केस करने बैठा, तो मुझे ये पता चला, उसकी माँ ने मुझसे कहा कि ये बच्ची मेरे और अपने पिता के अलावा किसी और के साथ वॉशरूम नहीं जाती, ये मेरे से चिपकी रहती। मैंने पूरा केस लिया, सब कुछ निकाला दिया। उसमें मुझे बाद में ये चीज क्लियर हुई कि वो एक्चुअली, ये तो हो गया एक लोकल मैनिफेस्टेशन, एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पर ये हो रहा है। जब मैंने पूरा केस निकाला तो मुझे पता चला कि वो बच्चा अपने माँ बाप को कभी छोड़ता ही नहीं, वैसे भी नहीं छोड़ता। मेरे केस को देने के टाइम भी वो अपनी माँ को नहीं छोड़ रही थी। मैं उस चीज को, अगर मैंने इस बात से इमेजिन कर लिया कि ये नेट्रोम्यूर है, ये एम्ब्रा है, ये वॉट एवर है, तो फिर मैं जस्टिफाई कर दूं। पर कई बार एक चीज को जब आप इंटरप्रेट करते हैं किसी भी केस में, और आपको एक रेमेडी का आइडिया लगता है, जैसे यही रूपरेख है, तो हमेशा उसको काटने की सारी सारी भरसक प्रयास कीजिए, और तब भी ना कटे तब उसको दीजिए। कभी भी इस बात पे मत दीजिए कि मुझे ये आदमी बोस्टरस लग रहा है तो लाइकोपोडिया नहीं होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो एक ऐसी फैमिली में हो जहाँ सभी लोग बोस्टरस हों और वो खुद कैलकेरिया कार भी हो, और उसको लगेगा जीवन जीने का यही ढंग है, जो अकेले में शायद कभी बोस्टरस नहीं होता। ये आप एज अ बोस्टर किसी इंडिविजुअल को देखकर आप क्राइटेरिया शायद ना दें।
पर वहां मिल जाए। खैर ये एक डिफरेंट स्टोरी है, हीपर सेल्फ पे लौटते हैं। So their Keeper self is moved by everything easily, everything that is happening in the sound, everything. ये तो हो गई इनकी सेंसिटिविटीज, थोड़े बहुत रिएक्शन मैंने दिए, पर वो रिएक्शन आप एम्बैरेसमेंट ना जोड़ें। अब आता है, मैंने चीज बोली कि दे वांट टू एक्सपेल आउट व्हाटएवर इज इरिटेटिंग देम, दे वांट टू थ्रो इट आउट। उससे अपना कंटैक्ट किसी भी तरह हटाना चाहते हैं, और इसको हटाने के लिए वो विथड्रॉ नहीं करते, वो थ्रू आउट करते, बिकॉज इंटेलेक्ट पार्ट वाली जो कंट्रोल है वो कम है, और सडन एक्यूट इमोशंस और रिएक्शंस ज्यादा है। इसीलिए हीपर सेल्फ बहुत बार आपको बेल की जैसी लगेगी, इम्पल्सिवनेस में, एंगर में लग सकती है, पर सपोरेशन के मामले में ये बेल से कहीं आगे डिफरेंट। अब देखिए इनके प्रोमिनेंट रिएक्शंस क्या है। इफ दे हैव रिसीव्ड एनी कंटैक्ट, एनीथिंग जो उनको इरिटेट करती है, रिएक्शन है एंगर। अब देखिए मैं आपको लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अब इसको फिर मैं जनरल एग्जांपल में देता हूँ कि रियल लाइफ में कैसा दिखेगा। प्रोमिनेंट रिएक्शंस आर एंगर या नर्वस एक्साइटमेंट, मैं बोल चुका हूँ। स्टेट ऑफ फ्रेट मैं बोल चुका हूँ। एंगर इवन अप टू अब्यूजिव स्टेट्स, ये वो पार्ट है जो मटीरियल में बोल्ड में लिखा गया है, बाकी पीछे की स्टोरी आपको नहीं पता होगी। आउट ऑफ इम्पल्सिव रिएक्शन, अब अगर आप कोई बाइक चला रहा है, तो जो लोग बाइक चलाते हुए तो रोड पे आपको लड़ते हुए दिखते हैं, वैसे रिएक्शंस देने वाला हीपर हो सकता है। तो इफ यू आर सस्पेक्टिंग समबडी हीपर सेल, तो आप ये पूछ सकते हैं। इवन आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी वो अवॉइड करे, और इस अवॉइड करने में एक गुस्सा हो, ये फिनिश इट ऑफ, और आप हो सकता है इसको ना नोटिस करें। डॉक्टर केंट का एक वर्जन है, एवरी लिटिल थिंग दैट डिस्टर्ब्स अ पेशेंट मेक्स हिम इंटेंसली एंग्री, एब्यूजिव एंड इम्पल्सिव। इतनी देर में मैंने ये लाइन बोली है, ये आपको कंपाइल्ड वे में डॉक्टर केंट की इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। सो दे आर सेंसिटिव टू टच so much that even anything present in surrounding affects them। इसमें रूब्रिक्स दे देता हूँ मैं। सेंसिटिव टू पीपल मैंने बोलिया, कंपनी एवर्जन, ये रूब्रिक जो मैंने आपको दिखाया ये मैं आपको ऑलरेडी अभी रिपर्टरी में दिखा चुका हूँ। ठीक है, फिजिकल पार्ट में देखते हैं कि उनको क्या चीज। अब आपने ओवर सेंसिटिव कहा, साइकोलॉजिकली मैंने आपको रीजंस दे दिए, और उसमें आप मेनली डिटरमाइन करेंगे उनके रिएक्शन से। इसका हरीडनेस आपको कंफ्यूज करेगा काफी हद तक सल्फ्यूरिक एसिड से, और इसके नियर बाय अगर कोई और रेमेडी है जो आपको कंफ्यूज करेगी अर्जेंटम एटिडम के अलावा, वो है आयोडम। बट द ओनली डिफरेंस इज आयोडम इज एक्सट्रीमली हॉट एंड इट इज एक्सट्रीमली चिली। आयोडम एग्जॉस्ट जल्दी होती है, हीपर सेल्फ भी जल्दी एग्जॉस्ट होता है। इसका चिलीनेस में अब एक खास चीज, एक बंदा कोल्ड को लेकर सेंसिटिव है, ये तो हमने जान लिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट देता हूँ, जिसने मुझे अपनी क्लिनिक पे बहुत सी रेमेडीज को अलग करने में मदद की। जब आप सुनते हो कि एनीबॉडी इज सेंसिटिव टू कोल्ड, तो हम आमतौर पे सीधा चिली लिख करके आगे बढ़े। यहाँ पर मैं बहुत से लोगों का एक सेक्शन ओपन अप करना चाहता हूँ, सोच के लिहाज से उनका दिमाग खोलना चाहता हूँ। एनीबॉडी इज चिली इज अ डिफरेंट थिंग, एनीबॉडी इज एग्रेवेटेड बाय कोल्ड इज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद कोई कहता है कि मुझे कोल्ड से प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास आज का ही केस है, आज का ही, उसमें ये कहना था कि इनको खांसी आती है, पुरानी खांसी है। तो मैंने पूछा कब बढ़ती है, मुझे हमेशा ही रहती है। मैंने कहा बढ़ती किस सीजन में ज्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि जनवरी से दिसंबर तक किन्हीं सीजन में बढ़ती है? तो उसने बोला हाँ, ये लगभग अक्टूबर आखिर से लेकर के ये जनवरी तक इनकी खांसी ज्यादा रहती, फिर फरवरी से ये लगभग ठीक हो जाए। अब मैं इसे क्या, एक कह सकता हूँ पीरियोडिसिटी, क्योंकि मुझे पता नहीं बाकी चीजें। मगर यहाँ पर कहानी क्या है, विंटर के दो हिस्से हैं जिस बेल्ट पे हम रहते हैं, यहाँ विंटर के दो हिस्से हैं। एक अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से शुरू होता है लगभग, जिसमें सुबह शाम ठंडी होती है, और नवंबर से जनवरी तक
ये ठंडक चलती है जिसमें खूब ओस गिरती है। अगर आपने रात में कपड़े बाहर छोड़ दिए सूखने को, भूल गए तो अगले दिन सुबह वो वैसे ही मिले, हफ्तों पे आपको ओस मिलेगी। इसको बोलते हैं कोल्ड वेट। जनवरी के बाद से लेकर के जब तक बसंत आता है, तब तक जो ठंड रहती है, पहले पूरे दिन की होती है, फिर सुबह शाम की होती है, जिसमें हवाएँ बहुत चलती हैं और हम लोग कहते हैं रूखापन बहुत। ये है आपका कोल्ड ड्राई। आपको हीपर सेल उस वाले पार्ट में ज़्यादा मिलेगा, जिनको ड्राफ्ट से प्रॉब्लम है भी, जो दोज़ हू आर सेंसिटिव टू ड्राफ्ट, वो हीपर सेल कोल्ड ड्राई में ज़्यादा मिलेगा एंड वेट कोल्ड डू नॉट अफेक्ट दैट। बहुत सी रेमेडीज़ जिन्हें आप कोल्ड में लेते हैं, जैसे एक्ोनाइट कोल्ड ड्राई में, और वो भी चिली है, वो भी वायलेंट है, वो भी एग्रेसिव रेडनेस प्रोड्यूस करती है। इस पार्ट पे एक्यूट में आपको हीपर और एक्ोनाइट एक जैसे लग सकते हैं। डिफरेंस क्या आएगा आप पढ़िए, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी। सो इन जनरल ड्राफ्ट ऑफ एयर एंड इंजरीज, इंजरीज में क्यों है हीपर सेल्फ, ये मैंने आपको बता दिया, बढ़ाकर बता दिया कि हीपर सेल्फ एलिमेंट फ्रॉम इंजरी में क्यों है। फिजिकल पार्ट पे एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं हीपर में मेंशन करना चाहूंगा, आप सपोरेशन सुनते हैं, आप सुनते हैं सपोरेशन। देखिए उससे पहले ये क्लाइंट बची हुई है, डॉक्टर कैन ने लिखा है कि हाउ मच चिली दे आर, ही वांट्स द स्लीपिंग रूम वेरी वार्म एंड कैन इंड्योर मच हीट इन द रूम। यानी वो लोग हैं जो अगर रूम में ब्लोअर चल रहा है तो बंद होने पे सबसे पहले विद्रोह करें, और भी रेमेडीज करती हैं, ये भी कर, और कैन इंड्योर मच हीट इन द रूम मैनी डिग्रीज वार्मर देन अ हेल्दी पर्सन ऑर्डिनरीली डिजायर्स। आम आदमी जितनी गर्मी की उम्मीद इच्छा रखते हैं जाड़ों में, ये उससे कई डिग्री ज्यादा चाहते। इसमें एक जगह ये भी लिखा है डॉक्टर केंट ने और कई और लोगों ने कि सोते में अगर पैर भी खुल जाए या हाथ भी खुल जाए, they cannot tolerate it. As I said, they cannot tolerate anything. अब आते हैं हमारी उस लाइन पे जिसकी मैं बात कर रहा था, सपोरेशन। सपोरेशन सपोरेशन की एक साइकी है। अगर जनरल फीचर मैच करते हैं, जनरल पिक्चर मैच करती है तो इसे आप मिला सकते हैं। सपोरेशन इज सड़ना। सड़ना सड़ना यूजुअली एक्सट्रीम हेट, एक्सट्रीम एंगर से रिलेट किया जाता है। एक्सट्रीम एंगर या एक्सट्रीम हेट से रिलेट किए जाते हैं। कीपर सेल्फ में आप देख सकते हैं कि एंगर है। अगर आपको हैमर लगानी है आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि दे डू नॉट लाइक कंटैक्ट स्किन इरप्शंस को लेकर के। मगर अगर आप हीपर सेल्फ पढ़ रहे हैं तो आपको ये सिर्फ एक ब्लॉक है, दे डू नॉट लाइक कंटैक्ट, बट व्हाई एंड इन विच पर्सपेक्टिव दे डू नॉट लाइक कंटैक्ट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी इन ऑल डिफरेंट रेमेडीज एंड यू मस्ट नो दैट, एंड यू मस्ट नो दैट। कीपर सेल्फ के लिए एक लाइन लिखी है डॉक्टर केंट ने कि कई बार आपको स्प्लिंटर शब्द यूज किया गया, स्प्लिंटर गले में भी यूज किया गया और यहाँ भी, कि आपको एक फांस की एहसास होता है स्टिचिंग पेन में, चूंकि दिया हुआ जो कि फांस जैसा ही होता है। तो एक आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज घुस गई है, और आमतौर पर लोगों को फॉरेन बॉडीज को एक्सपेल करने के लिए रेमेडीज लिखी जाती है मटीरियल में, सिलिशिया और हीपरसेल्फ यहाँ पर एक साथ रखी गई है। डिफरेंस ये है, सिलिशिया उस चीज को सपोरेट कर नहीं पाती बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ वाइटैलिटी कि उसको जल्दी से क्लियर ऑफ करें। और दूसरा एक्सट्रीम है हीपर, जहां पर डॉक्टर केंट लिखते हैं कि कई बार अपरेंटली आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ घुसा है, कुछ फंसा है, एंड उसके प्रोपोर्शन में जो सपोरेशन है वो बहुत वाइड है। तो उतने हिस्से को बिल्कुल एंड क्विक एंड फास्ट है, मोर एग्रेसिव, हीट के साथ है, रेड है। सिलिशिया में आपको कोल्ड मिलेगा, कोल्डनेस मिलेगी, कोल्ड पर्सपिरेशन मिलेगा, स्लो रिएक्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप, और एक बहुत ही अजीब सी चीज कि जो रेमेडीज यूजुअली फास्ट है, क्विक है, एग्रेसिवली रिएक्ट करती है, यूजुअली वो हॉट होती है, तो इतने क्विक रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है। एक कंट्राडिक्टरी इंडिकेशन है कि सब कुछ फास्ट है और फिर भी ओवर सेंसिटिविटी टू कोल्ड। ये अपने आप में, ये मेरा अपना मतलब यूज किया गया फंडा है, इसमें आपको दे रहा हूँ कि जब भी कोई कंट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशंस मिले तो उसको लेकर आपको रेमेडीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जरूरी नहीं आप पूरा इरेटेबिलिटी और सब रटें ना, आप पढ़िए, उसका क्रीम क्लियर कीजिए,
तो उसको याद रखिए, प्रिस्क्रिप्शन में बहुत मजा आता है। तो एक ओवर सेंसिटिव रेमेडी इतने एग्रेसिव रिएक्शंस, रेडनेस, हीट ऑफ पार्ट जहां पर सपोरेशन है, मगर इन जनरल दे कैन नॉट बी अ कोल्ड। दैट इज ये जिसके साथ मुझे एक फ्रेटफुल रेमेडी मिलेगी तो मैं हिपर पैलेस होऊंगा। आइडेंटिटी सबकी अलग है, सबकी एनर्जी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, सबकी डिस्टर्ब्ड एनर्जी, डिस्टर्ब्ड वाइटैलिटी अलग फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, एंड अकॉर्डिंगली आपको काम करें। सो एज आई सेड, they are always in a hurry, they speak fast, eats fast, drinks fast, and इनमें जो 4 रेमेडीज मैंने मेंशन करी, मेरे समझ में ये आया कि आपको साइकोलॉजिकल पिक्चर में सबसे ज्यादा क्लोज रनिंग जो इसके चलती है वो अर्जेंटम मिलेगी और नक्स मिलेगी। फिजिकल लेवल पर आपको एक्यूट्स में ये एकोनाइट से कंफ्यूज करेगी। फिजिकल लेवल पे कुछ बार आपको हो सकता है कोलैप्सिंग कोल्डनेस के साथ, जैसे आपको आर्सेनिक मिलता है, मिलेगी। और आप अगर इसके पैरेलल देखेंगे, ये कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्केरिया सल्फ है, तो CaS कैल्शियम सल्फाइड जो है ये ही पर दोनों के रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, पैथोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक हेयर फॉलिकल का सेपरेशन है, हाइड्रेनाइटिस, जो मैंने जब कैल्केरिया सल्फ पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसको एग्रेसिवली प्रोड्यूस करती है, आप सोच सकते हैं। सो दे आर इंटॉलरेंट टू एनी सफरिंग, they are so much excitable to pain that can develop strong nervous excitement। मैंने बोला violent reactions कि इनमें ओवर सेंसिटिविटी और पेन के चलते स्पाज्म, कन्वर्जन, क्रोनिक स्पाज्म भी होते हैं। सेपरेशन की मैंने बात करी आपसे। किसी को कुछ पूछना हो इतने दिनों में, इतनी देर में, तो मुझे बताएं। कीपर सेल्फ मैं लगभग खत्म करने की कगार। नहीं, ठीक है, चलो फिर इसी पे फिनिश करता हूँ। एक बार इसको मेरे कहने से एलेंस की नोट से पढ़ना, और आपको जितना मैंने बोला है ये आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फिल्म के क्लिप देख रहे थे अभी तक और आपको पूरी मूवी समझ में आ गई। इसको एक बार जरूर पढ़ना सोने से पहले। बाकी हम लोग मिलते हैं संडे को मुरादाबाद में। कुछ केसेस दिखाऊंगा और एक सेशन करेंगे अच्छा सा। कोई कुछ कह रहा है? जी बॉस, ये क्वेश्चन यही वाला पूछना था, जैसे आपने बताया कि जो हाइपर एक्टिव है और इस तरीके से वो जनरली हॉट रेमेडीज है, बट जनरल, हिफारसस चिली है, हाँ तो जनरल इसका कुछ कॉन्सेप्ट? कंसेप्ट। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है अपने प्रिस्क्रिप्शन में। जी बॉस, PQRS। जिस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक केस लाऊंगा अभी आपके पास। इसी लाइन को मेरी याद रखना, आप शायद मुरादाबाद से ही हो बेटा। मैं जी अभी आऊँ बॉस। मैं अभी आऊंगा, देखना एक केस लाऊंगा, पेपर केस पढ़ूंगा वहां पे, आप लोगों से पूछूंगा उसकी दवा बताओ, उसमें एक्सप्लेन करूंगा ये चीज दो चार और। मतलब कोशिश करिए कि जो आप लोग को क्लिक कर सके ऐसी चीजें लाऊं। एक बार मेरे कहने से इसको पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। बॉस, क्यों? एक क्वेश्चन और। हाँ बोलो बोलो। ये जो आपका पिट्यूटरी हेमेटोमा वाला केस आप बता रहे थे, हाँ इसका थोड़ा और बता दीजिए। बेटा, मैं केस लाऊंगा क्योंकि ये केस वर्षों में ठीक होने वाला केस है। जी। इसको लगातार ब्लीडिंग होती थी 15-15 दिन पे, अभी इसको 8 महीने से पीरियड्स नहीं हुए, इसके प्यूबिक हेयर्स चले गए, ग्रोथ नहीं हुई है आगे, इसके मैमे का जो डेवलपमेंट था वो रिवर्स हो गया है। और ये मेरे पास लगभग फरवरी फरवरी में आया था, 10 महीने पहले आया था। तो अभी जब पूरा केस मेरा हो जाएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये केस लंबे होते हैं और कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन करना तक का जो काम होता है ना वो हलवा होता है, क्योंकि कोई भी दवा दे सकता है, पर जब उसको सही राह पे एंड तक ले जाना होता है तब नाको चने चबाने पड़ते हैं। मैं यहाँ बैठ के किसी भी रेमेडी, किसी भी केस को कोई भी रेमेडी बोल सकता हूँ, पर जब उसको फॉलोअप में मिलना होता है, ये डार्क रियलिटी है कि आप जब क्लिनिक पे बैठोगे और प्रिस्क्राइब करोगे तो फॉलोअप बता। तो ये जो केस मैं बता रहा हूँ ये तो मतलब करीब 1.5 घंटा 1 घंटा मुझे चाहिए होगा एक्सप्लेन करने के लिए।
क्योंकि मैंने इसमें जो चीजें देखी हैं वो क्यों देखी। एक चीज मैं यहाँ और बोल देता हूँ, जो मैं अपनी क्लिनिक पे बहुत बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ, कि स्टार्टिंग में मैंने इसी से करी कि आप जब पढ़ रहे थे, इसके पहले जब आप मेडिसिन पढ़ रहे थे, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि एक दवा है, ये ऐसे से लिखी हुई है। एक शब्द अपने दिमाग पे, जहन पे छाप लो, वो है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता। जब आप किसी रेमेडी को पढ़ते हैं या किसी पेशेंट में कुछ देते हैं, तो आपका जजमेंट और आपका सोचना वो बहुत व्यवहारिक होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एम्प्टी स्पेकुलेशंस। नॉट बी। किसी को कुछ और पूछना है? हेपाटाइटिस में सेंसिटिव क्रुएलिटी की जो पड़ी है, वो तो हेपाटाइटिस खुद ही एंग्री रेमेडी होता है इसमें, तो क्रुएलिटी ये क्यों पड़ी है, सेंसिटिव क्रुएलिटी रियल हियरिंग ऑफ में? वो एग्जांपल देता हूँ तुम्हें और सुंदर से, और ये सवाल तुम पे छोड़ता हूँ कि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ऑस्टिकम सिंपैथेटिक है? जी सर है। और अपनी फैमिली के लिए कैसा है? सिंपैथेटिक है। Causticum is sympathetic, but as a family man, they are the most खड़ूस people a family have. एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉस्फोरस सिंपैथेटिक है ये सर for cruelty of others, and a phosphorus is so buoyant that nothing affects them for long. They move on. ये वो चीजें है ना, जो पहली बात तो एक रेमेडी को कंप्लीट करते हैं एज अ पिक्चर। दूसरी चीज, कीपर्स जैसे नक्स है, गुस्सा हुआ, थोड़ी देर बाद बोलता है यार गलती हो गई, तो एक रिपेंटेंस है ना, क्योंकि वो इम्पल्सिव एंगर है, फटता है लौट आता है। कीपर सेल्फ भी इम्पल्सिवली एंग्री है, बस फर्क ये है, वो इम्पल्सिवली एंग्री है, इम्पल्सिवली टच होता है हर चीज से, इम्पल्सिवली, या कह लो कि ट्रांसिएंटली, इन एन एक्यूट मैनर। तो मैंने बोला ना, सारे सराउंडिंग में हो रहे हर चेंज को लेकर के, किसी एक को लेकर के नहीं, और वो किसी का पेन ही क्यों ना। अगर आप सिंपैथेटिक रूब्रिक खोलेंगे तो आपको हीपर सेल्फ इतने ग्रेड में नहीं मिले, बिकॉज इनका ये सेंसिटिविटी सिर्फ दूसरों के पेन के लिए नहीं है। एनीथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर, ये फास्टिडियस नहीं है। एनीथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर मतलब जो भी इनकी आपको खटक जाए, और इस पूरे को मैं कंबाइन कर दूं तो लीस्ट कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये चाहते हैं सब सही रहे, स्थिर रहे, जीरो पोटेंशियल पे रहे, कुछ भी हिल ना रहा हो, कुछ भी मूव ना कर रहा हो, बिकॉज आई कांट बेयर इट। वो कुछ भी हो सकता है, उसमें से एक ये भी, एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी इंजरिंग, इस पार्ट पे मर्द जैसा, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, हाँ, सराउंडेड बाय, परसिक्यूटेड, सब मेरे खिलाफ ही हो रहा है, एवरीथिंग इज टॉर्चरिंग मी, लाइसिन। बट सब तीनों, इन तीनों का अपना फिर फ्लेवर अलग है, उसकी बात फिर कभी करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हो गया? बॉस, ये जो रूब्रिक आपने बताया था, माइंड कंपनी वर्जन टू स्ट्रेंजर्स, वर्जन टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यूरिंग यूरिनेशन, हाँ, बॉस इसमें टेरेंटुला किस वजह से है, अगर आप एक्सप्लेन करें। टेरेटुला दी है, इसमें एकोनाइट दी है, इसमें एकोनाइट भी दी है, सेम रूब्रिक में आपको एकोनाइट भी मिल जाएगी। जो आप बोले ना, रिटेंशन ऑफ यूरिन, टेरेंटुला। बेटा मैं अपना एक चीज क्लियर करता हूँ कि मैंने आज तक टेरेंटुला को इस एस्पेक्ट में कभी भी समझा नहीं। मैं साफ सुथरे शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि मुझे हीपर बहुत जगहों पर मिली, और जब इसको मैंने पढ़ा तो ये रिलेटेबल लगी मुझे, तो मैंने इसको दे दिया। टेरेंटुला को मैंने कभी भी इस एस्पेक्ट में देखा नहीं। ये कह लो कि मेरी जानकारी टेरेंटुला के इस एस्पेक्ट को लेकर नहीं।
जिस दिन भी होगी जरूर बताओ। ओके मैम। जैसे हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, पर अगर हमने उसको देखा नहीं है या किसी अच्छे ऑथर से उस पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए नहीं सुना है, तो उस पे अंदाजा लगा के अपनी स्टीम को मैं सेटिस्फाई करूँ, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर गलत मैसेज मैं कन्वे करूँ। तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला। यूरेटिक एसिड इसमें है, मैं कह सकता हूँ मैंने देखा है इस चीज़ को लेकर के। ईपर मैंने पढ़ा है प्रेज़ेंस एवर्जन को लेकर के, और मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। एकोनाइट भी ओवर सेंसिटिविटी की वजह से, एम्ब्रा और नेट्राम्यूट के रीज़न्स कुछ हद तक आप जानते हैं, हालाँकि दोनों की एम्बैरेसमेंट अलग-अलग है। इतनों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी के लिए मुझे दिक्कत होगी। टेरेंटुला मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, डेल्टामारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा कोई रूब्रिक मिलता है, कभी वन्स अ व्हाइल, जैसे ये रूब्रिक मुझे मिला, तो मैंने आज तक इसमें नेट्रम और एम्ब्रा को ही ध्यान दिया। क्योंकि इसमें जो नीचे जो दी गई है +1 ग्रेड में, ये वो +1 रिपर्टरी में क्यों होता है? 4 ग्रेड्स होती हैं, 3 ग्रेड्स होती हैं, जो प्रूवन में पाई गई, पेशेंट में मिली, दवा से हमने दी तो वो सिम्पटम उसमें खत्म हो गए, तब उसको रिपर्टरी में ऐड किया गया। और +1 सबसे लेस से रिलायबल इंफॉर्मेशन है रिलेटिवली, मतलब वो उतना कंसिस्टेंटली नहीं पाया जाता, और मुझे भी अभी तक नहीं मिला है। तो +1 वालों को इसीलिए कम तरजीह दी जाती है। जब भी आप रेमेडी पढ़ते हैं फ्रेश एंड से, तो +4, +3 और +2 तक यूजुअली आप आप अगर फाइनल ईयर में हैं और आपने कैंट से पटरी का जो प्लान पढ़ा हो, तो आप ये चीज़ देखेंगे। मैं इसको कभी कंसिडर नहीं करता था। जब मैंने ईपर को कई लेवल पे पढ़ा, देन आई कैन रिलेट इट कि हाँ, ये है, और ये अलग-अलग जगहों पे पढ़ते हुए मुझे एक मटीरियल में भी ये मिला, एक जगह पर कि ये मेंशन था, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया। और टेरेंटुला से रिलेटेड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने किसी स्टालवार्ट से भी नहीं पढ़ी। पढ़ूँगा तो ज़रूर बताऊँ। किसी को और कुछ पूछना है? चलें फिर? ठीक है बेटा लोग, चलते हैं। गुड नाइट। मिलते हैं संडे को।